हंसाओ बस शांत। वेलकम टू डीआरएफ साइंस क्लासेस। मैं राजेश, आज आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसकी स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर में कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर के अंदर में कोशिका उपस्थित होती है और कोशिका में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना। तो वह प्रक्रिया जिससे कोशिका में उपस्थित कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, श्वसन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस in which the glucose which is present in the cell react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। सेल के अंदर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ये जो श्वसन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन नाम बता रहे हैं, एरोबिक दूसरा एनारोबिक, ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मींस यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। लेकिन इस एनारोबिक को कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें कंप्लीट ग्लूकोज, पूरी तरह से ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। ठीक है, और हाई अमाउंट में एनर्जी बनेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है ना, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। जब जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा, कम ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज, तो क्या एनर्जी ज्यादा बनेगी? नहीं बनेगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, पेपर में कई बार पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं हम, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा श्वसन की अवस्था है, स्टेट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है? श्वसन की तीन अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट्स होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में जनरली हमने गैस लिया, ऑक्सीजन को लिया हमने एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, ये फिनोमेना कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? अब ऑक्सीजन लंग्स में क्या है ना, लंग्स में गैसों का एक्सचेंज होता है ना। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होता है। तो लंग्स के अंदर में, एल्वियोलाई के अंदर में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन, अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच गया, सेल के अंदर में पहुंच गया और सेल में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फिर वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। तो ये सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर। एक्सटर्नल में क्या होगा बच्चे कि हम गैसेस को ले रहे हैं, कौन सी गैस को, कार्बन ले, हम मिक्सअप लेते हैं, गैस का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसमें अंदर जाता, ब्लड में मिलता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है कहां पे, तो आउटर एक्सटर्नल ऑर्गन से। ठीक है, दूसरा है आंतरिक श्वसन। अब लंग्स में पहुंच गया गैस, लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वायु कोश होते हैं, उन वायु कोश का काम होता है फिल्टरेशन का। अभी बताऊंगा वायु कोश क्या होते हैं। ठीक है, इन्होंने गैस को एक्सचेंज करा दिया, गैसों को फिल्टर कर दिया, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को घुसा दिया। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक सेलुलर रेस्पिरेशन, अब वो जो खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है वो सेल तक पहुंच गया, सेल तक उसका ट्रांसफर हो गया, सेल में जाके वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। समझ में आ गया? हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। मैं बोल रहा हूं मतलब ग्लूकोज टूट रहे हैं मेरे। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं कोई विग्रस एक्सरसाइज करता हूं तो सिर्फ इतने एनर्जी से ही काम नहीं बनता है। अगर मैंने कोई विग्रस एक्सरसाइज किया, जैसे हैवी एक्सरसाइज करता था, ठीक है, उस टाइम मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। रीजन क्या है, हमें ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना है। जब ग्लूकोज को ज्यादा तोड़ना होगा तो हमें ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, खाली नाक से लेने, मुंह से भी चालू हो जाता है सांस लेना। ठीक है, ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे, तो बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करता है, ये वाला सिस्टम हो ही रहा है हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है,
सेल के अंदर में एक बार रेस्पिरेशन चालू कर देता है, ग्लूकोज का ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू कर देता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शुरू कर देता है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बच्चों, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहां से भी बनता है। वो अलग बात है कि एनर्जी लेस अमाउंट में बनता है, पर हमें उस टाइम के लिए पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। For respiration in human, a special type of organ system found which is called respiratory system. कौन-कौन से अंग हैं? देखो डायग्राम में देखो, सबसे पहला हमारा क्या, नोज, उसके बाद है नजल कैविटी, नाक के पीछे गुहा होती है जिसको बोलते हैं नजल कैविटी। थर्ड है हमारा क्या, उसके नीचे आता है, इसको बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स का ये कंठ निकला होगा, इसको बोलते हैं हम कंठ, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स क्या है, ये वायुनाल है, वायुनाल मतलब विंड पाइप बोल सकते हैं हम, विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप आगे जाके जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, विंड पाइप से दो भाग होते हैं, एक लैरिंग्स और ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, श्वास नली जाके दो भागों में बट जाता है, श्वास नली दो भागों में जाके बट जाता है। ठीक है, उन जो दो भागों में बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया मैंने उस डायग्राम को, श्वास नली आ रहा है, श्वास नली दो भागों में बट जा रहे हैं। जो दो भाग में बढ़ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं हम प्राथमिक श्वसनिया, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये जो प्राथमिक श्वसनिया, ये फर्दर फिर से दो तीन भागों में बढ़ जाता है, दो तीन ब्रांचेस में बढ़ जाता है, शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक श्वसनिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। समझ में आ गया? और अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, फर्दर पत्ती नलियों में बढ़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा था, मेजर ट्रैकिया आ रहा था, ट्रैकिया दो भागों में बट गया, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनिया बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनिया फिर से अनेक भागों में बट गया, जिसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, द्वितीयक श्वसनिया बोलते हैं। वो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ना, वो फर्दर बट गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स का जो लास्ट वाला एंड होता है ना, वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं वायुकोश, एल्वियोलाई बोलते हैं। और मेजर काम जो शो करता है वो यही एल्वियोलाई शो करता है। एल्वियोलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस करना, या फिल्टरेशन ऑफ ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है था पूरे शरीर का गंद खून, वो आके क्या हो गया, यहाँ से वो टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिम हो जाता है, फिर एल्वियोलाई क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन को खून में मिला देता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो अब पूरे बॉडी में जाके मूव करता है, फिर पूरी बॉडी में जाएगा, फिर यही प्रोसेस होगा, फिर CO2 निकलेगा, फिर ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, फिर दोबारा ब्लड आएगा लंग्स में, फिर प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अभी जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो दोनों को कोरिलेट कर देंगे परिसंचरण तंत्र में, हार्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। तुम्हें वायु कोश का काम पता होना चाहिए, एल्वियोलाई का काम पता होना चाहिए, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण बोल सकते हो या फिल्टरेशन बोल सकते हो। ठीक है, आगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोज से। नोज क्या है, नोज पहला वाला इनिशियल पार्ट है, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो श्वसन तंत्र का सबसे पहला अंग है या प्रारंभिक अंग बोल सकते हो। नोज जो होता है ना, वो नेजल सेप्टम द्वारा, नासापट, नाक के बीचों बीच एक दीवार सी होती है, उसको बोलते हैं नासापट, नेजल सेप्टम। क्या होता है, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के द्वारा नाक दो भागों में बटा हुआ रहता है कि नहीं है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नाक के अंदर में हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स का बाहर से आने वाले धूलों को रोकना, है ना। तो कभी भी हेयर फॉलिकल्स हटाने नहीं चाहिए। ये क्या करता है, बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है, इनहिबिट करता है अंदर जाने से, नहीं तो अंदर जाके वो डिसीज फैला सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड डिसीज हो सकता है, जब किसी भी चीज का लंग्स में डिपोजिशन हो जाता है ना, मतलब लंग्स के खराब होने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होता है। नाक के अंदर में तुमने देखा होगा म्यूकस, एक चिपचिपा सा द्रव होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, श्लेष्म। तो नाक में श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका काम होता है म्यूकस को निकालना। अच्छा, इन दोनों का अपना अपना काम है। हेयर फॉलिकल्स का क्या काम होता है कि जो आ रही है चीज, जो एयर्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, धूल के कारण बैक्टीरिया आते हैं, इनको खत्म करता है ये, है ना। और जो हमारे म्यूकस है, म्यूकस भी क्या करता है, अपने में चिपकाता है इन सब चीजों को, है ना। ठीक है, तो श्लेष्म में क्या होता है, अपने में चिपकाता है, तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, धूल के कण को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। फिर आते हैं क्या, सेकंड ऑर्गन हमारा ग्रसनी, फेरिंग्स है। सेकंड है ग्रसनी फेरिंग्स। क्या है, जो नेजल कैविटी होती है, आगे नासा गुहा है, आगे नासा गुहा है, नासा गुहा फेरिंग्स में आगे खोलती है। कहां खोलती है, फेरिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी को तीन भागों में बांटा गया है।
ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वाला भाग है तुम्हारा नासा ग्रसनी, क्योंकि नेसोफेरिंक्स नाक के पास होता है। दूसरा हमारा क्या है, ओरोफेरिंक्स मुख ग्रसनी मुंह के पास होता है। और तीसरा कंठ के पास होता है, जिसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें नाम याद रखना कौन सा कहां पाया जाता है। जैसे नाम बता रहे अपने आप पता बताते चले होगे, एक नाक के पास होता है, एक मुंह के पास होता है, एक कंठ के पास में होता है, एक नोज के पास में, एक माउथ के पास में, एक लैरिंक्स के पास में। फिर आगे आता है विंड पाइप। फिर यहां से चालू तो विंड पाइप, यहां से लेके यहां तक पूरा विंड पाइप चलो। कंठ नाल बोल सकते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप के 2 भाग होते हैं। एक हमारा है लैरिंक्स, जिसको हम बोलते हैं कंठ, लैरिंक्स कंठ, और दूसरा हमारा श्वास नली ट्रैकिया, कंठ और ट्रैकिया। जरा लैरिंक्स की बात करते हैं। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं। एक बक्से के समान स्ट्रक्चर है जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करने, वॉइस बनाने का काम करता है। किसी के पास अगर कंठ नहीं है, आवाज नहीं निकलेगा। जीभ और कंठ की बहुत तगड़ी वैल्यू है। जीभ नहीं है तो भी आवाज नहीं निकलेगा, कंठ नहीं है तो भी आवाज नहीं निकलेगा, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी के ऊपर में एक छिद्र पाया जाता है। ग्रसनी के ऊपर में एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुलेट, जिसको क्या बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं। और उस छिद्र के ऊपर में एक ढक्कन होता है। उस छिद्र के ऊपर में क्या होता है, ढक्कन होता है, जिसको बोलते हैं घाटी ढापन, जिसको बोलते हैं घाटी ढापन, एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, लैरिंक्स के बारे में इतना ही, लिगामेंट से बने होते हैं। ठीक है, अब आता है श्वास नली, ट्रैकिया क्या होता है। इस ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली नुमा संरचना पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे संरचना होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। जब भी कभी ऊपर से पार्टिकल्स आते हैं, इनका काम है तो उसको ऊपर फेंकना। तभी तुमने देखा होगा कि कभी नाक से खाना, मतलब क्या था, तो दोनों का जो श्वास नाली का और जो भोजन वाला नली है, इन दोनों का जो छिद्र होता है, दोनों पास पास में होता है। कभी कभी खाना इसमें नहीं जाके इसमें आ जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसका काम होता है ऊपर। बलगम ऊपर कैसे आता है, हमारे शरीर से कफ जो निकलता है, लंग्स से जो कफ निकलता है, वो कैसे निकलता है, उसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। लंग्स में जो भी डिपोजिशन होता है ना, अपना इम्यून सिस्टम है उसको बाहर फेंकना, उसको बाहर। ठीक है, लंग्स, फुफ्फुस बोलते हैं हिंदी में, लंग्स। ठीक है, लंग्स जो होता है ना, वो एक कैविटी के अंदर में बंद होता है। लंग्स जो होता है वो एक कैविटी से ढका हुआ होता है। लंग्स एक कैविटी में बंद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। फुफ्फुस गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इस फुफ्फुस गुहा को हम फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं। जो कैविटी है, जो छिद्र है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस गुहा, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इससे जो लेयर बन रहा है ना, लंग्स के ऊपर में लेयर भी बन रहे हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन, फुफ्फुसावरण। प्लूरल मेम्ब्रेन, फुफ्फुसावरण कहते हैं। और इस कैविटी के ऊपर, कैविटी में फ्लूइड पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, फुफ्फुस द्रव। इसका काम होता है ये लंग्स को एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, अब छाती पर झटका लगता है, लंग्स को तो डैमेज नहीं होता है, कौन बचाता है डैमेज होने से, वो यही, ये फ्लूइड बचाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जो सारा झटका होता है ना, अपने ऊपर ले लेता है, लंग्स पे कोई भी आंच नहीं आने देता है। फिर आगे आते हैं हम, यहाँ पे लंग्स जो होता है, सबसे इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपोर्टेंट ऑर्गन है, वो क्या है, लंग्स है। लंग कैसा होता है, पिंक होता है, पिंक कलर का लंग्स होता है। अगर किसी का चीर के देखोगे तो कैसा होगा, पिंक कलर का होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, मुड़ सकता है। कहां पे पाया जाता है, थोरैसिक कैविटी के अंदर में। हमारे बॉडी का जो, इसे बोलते हैं वक्ष, ये है वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी। नीचे एब्डोमिनम कैविटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, उदर गुहा। क्या बोलते हैं, उदर गुहा। तो फाउंड इन थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा के अंदर में पाया जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा काम था, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मानव में श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि कैसे होता है ह्यूमन के अंदर में रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 2 टाइप से होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सॉरी, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, जो बाह्य श्वसन होते हैं वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, श्वासोच्छ्वास। सबसे पहला स्टेप है श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब तुम जनरली CO2 को रिमूव कर अपने बॉडी से एक्सहेल कर रहे हो और ऑक्सीजन को ले रहे हो, तो ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड के त्याग करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। The process by which oxygen inhaled into the body and CO2 removes from the body is called breathing। ठीक है, अब ये जो ब्रीथिंग होता है, इसको 2 भागों में बांटा है समझने के लिए।
कि अगर हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया है, अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन जब तुम सांस अंदर ले रहे हो, एक्सपायरेशन जब तुम सांस बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, क्या कैसे लेते हो उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो क्या होता है इंस्पिरेशन में जो डायफ्राम होता है और रिब्स जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है। डायफ्राम और रिब्स ऊपर की तरफ मूव करता है, ये सारी चीजें ऊपर पहुंच जाती हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी का हमारा वक्ष का आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डायफ्राम एंड रिब्स कंस्ट्रिक्ट, जो डायफ्राम और रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो सिकुड़ती हैं, ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, क्या होता है इसका जो आयतन होता है, जो वक्ष गुहा का आयतन होता है वो बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, कभी भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारे थोरैक्स का एयर प्रेशर डिक्रीज, वायु जो वायु दाब होता है किसका, वक्ष गुहा का, वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उसमें हवा भरने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होता है इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हम क्या करते हैं फिर एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, ये था इंस्पिरेशन। दूसरा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम कंस्ट्रिक्ट हुई है वो डायफ्राम बिल्कुल फैल जाएगी, रिलैक्स करेगी, शिथिल होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेगी तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वायु दाब बढ़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो हवा बाहर की ओर निकलेगी, तो जो एयर है वो कहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, एक बार डायफ्राम ऊपर चढ़ता है, एक बार डायफ्राम नीचे आता है। ऊपर चढ़ता है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, नीचे जाता है तो हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करते हैं, और भी गैसेस हैं उनको मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गैस फेफड़ों में पहुंच गया, फिर फेफड़ों में गैसीय विनिमय, तो फेफड़ों में पाया जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बोले तो वायु कोष पाए जाते हैं। उस वायु कोष में क्या होता है, रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, ये वायु कोष उसको बाहर निकाल देता है, और जो ऑक्सीजन गया है ऑक्सीजन को मिला देता है। तो ये हो गया फेफड़ों में गैसीय विनिमय। फिर तो ऑक्सीजन परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब खून में रुधिर मिल गया है, खून में ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पृथक सतह पर गैसीय विनिमय नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और अलग अलग सेल पे पहुंचेंगे, पूरे सेल पे जाके पहुंच जाएगा ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला। जैसे ही सेल में पहुंचेगा, टिश्यू लेयर पे पहुंचेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, दोबारा टूट जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, और यहाँ पे वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2 वाटर और एनर्जी बना देगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव एनर्जी प्राप्त करना था। अब लेकिन ये CO2 बना है, इसको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, तो आप क्या करेगा, अगला टॉपिक है CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब ये जो CO2 बना है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, दोबारा वो ब्लड में मिल जाता है, फिर आ जाता है लंग्स में, फिर ये लंग्स में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, दोबारा ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ये था बाहरी श्वसन, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कि बाहर में कैसे कैसे हो रहा है। अब आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन को 3 भागों में बांटा गया है, एक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, अब क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, जो हमारा ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में सबसे पहले टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में टूट जाता है, और ये प्रोसेस कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है ग्लाइकोलाइसिस में। फिर क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ठीक है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, पाइरुवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ETS में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में पहुंच जाएगा, यहाँ ATP इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से हमको अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। ये पूरा था रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। कुछ टॉपिक रह गया था, जैसे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो हर एक एनिमल्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम बोले अर्थवर्म्स के अंदर में वो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं, जैसे मछलियों के अंदर में देखेंगे तो गिल्स के द्वारा करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स।